नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, आज की क्लास हमारी क्रिया विशेषण की अंतिम क्लास है। अब तक इस टॉपिक में हम दो अलग अलग क्लासेस के माध्यम से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, यानी हमने हर एक चीज़ को बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। जैसे क्रिया विशेषण क्या है, ये क्या कार्य करते हैं, यानी ये क्रिया विशेषण की किस किस तरह की विशेषताओं को बताते हैं। उसके बाद क्रिया विशेषण को कितने आधारों पर बांटा गया है और हर आधार पर इसके कितने कितने और कौन कौन से भेद हैं, इन सबको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने मेरे साथ इस टॉपिक को पढ़ लिया होगा तो इस टॉपिक से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न में आप गलती नहीं करेंगे। जितना मैंने आपको इस टॉपिक में पढ़ा दिया है, इतना आप YouTube के किसी भी चैनल को खोल लीजिए, आपको इतनी बारीकी से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आमतौर पर आप किसी चैनल को अगर आप खोलते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक छोटी सी क्लास के माध्यम से इतना पढ़ा दिया जाता है कि क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। बस इतना पढ़ा के इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल में बिल्कुल हर एक बारीकी पढ़ा दी है, ताकि कहीं से भी प्रश्न आ जाए गलती होने के चांस ना हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर से बता रहा हूं कि हमारे जो क्रिया विशेषण के 3 आधार हैं, पहला है रूप का आधार, दूसरा है आपका प्रयोग का आधार और तीसरा है अर्थ का आधार, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इनमें से जो तीसरा आधार है यानी अर्थ का आधार, जिसमें क्रिया विशेषण के टोटल 4 प्रकार हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। जो पीछे के आपके पोर्शन है, पीछे वाला, जिसमें हमने रूप का आधार और प्रयोग का आधार पढ़ा हुआ है, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। अगर कभी कभार प्रश्न पूछा जाए तो सिर्फ इतना पूछा जाता है कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं, या रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद हैं, या प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद हैं, सिर्फ इतना। तो अगर आप उस पोर्शन में इतना भी पढ़ लेंगे कि किस आधार पर कौन कौन से भेद हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर चीज़ें समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते तो भी इतना तो कम से कम कर लीजिए कि किस आधार पर कितने भेद होते हैं, और सबके नाम याद रख लीजिए, इतना काफ़ी होगा। हाँ, ये जो तीसरा आधार है अर्थ के आधार पर, जिसमें हम टोटल 4 प्रकार को पढ़ रहे हैं, यानी 4 भेदों को पढ़ रहे हैं, इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो हम लोग कालवाचक और स्थानवाचक को पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे रीतिवाचक और परिमाणवाचक को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं परिमाणवाचक, उसके बाद हम आएंगे रीतिवाचक पर, क्योंकि रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है वो सुनने में बहुत आसान लगता है। रीतिवाचक यानी जो क्रिया विशेषण की रीति, ऐसा क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति को बताए, वो रीतिवाचक है। लेकिन जब आप इसके उदाहरण देखेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें रीतिवाचक है या नहीं है। इसलिए पहले हम परिमाणवाचक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर आएंगे। अगर हम बात करें परिमाणवाचक की, तो परिमाण का मतलब होता है मात्रा, यानी माप तौल। तो ऐसा कोई भी शब्द जो खुद क्रिया विशेषण हो और क्रिया के मात्रा के बारे में बताए, यानी जो क्रिया हुई है वो कितनी मात्रा में हुई है, वो आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। यानी जिन शब्दों से क्रिया की माप तौल का बोध हो वे परिमाणवाचक हैं। इसमें आपके जैसे अधिक, बहुत, खूब, थोड़ा, कम, कुछ, जरा, किंचित, इतना, उसके बाद तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा, केवल, मात्र, सिर्फ, पर्याप्त, बूंद बूंद, इस तरह के शब्द आते हैं। यानी ऐसा कोई भी शब्द जो क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहा हो वो आपका परिमाणवाचक होगा। जैसे उदाहरण देखिए, घड़ा बूंद बूंद से भरता है, क्रिया हो रही है भरने की, लेकिन भरने की विशेषता क्या है कि ये बूंद बूंद से भरता है। तो बूंद क्या है? बूंद एक छोटी सी मात्रा है पानी की। तो बूंद बूंद आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरीके से दूसरा है स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। क्रिया हो रही है भोजन लेने की। भोजन लेना एक क्रिया है, लेकिन भोजन किस मात्रा में लेनी चाहिए?
तो पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, यानी जितनी हमें आवश्यकता है उतनी मात्रा में। तो इसलिए पर्याप्त शब्द भी आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरा उदाहरण है वह है बहुत खाता है। क्रिया है खाने की, खाना एक क्रिया है, तो खाने की क्रिया किस मात्रा में हो रही है? बहुत मात्रा में। तो ये जो बहुत शब्द है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। या फिर चौथा उदाहरण है बालक बीमारी से तिल तिल मर रहा है। क्रिया हो रही है कि मर रहा है, यानी मरने की क्रिया हो रही है। तो ये मरने की क्रिया किस मात्रा में हो रही है? तिल तिल, यानी थोड़ा थोड़ा करके। तो जो तिल तिल शब्द है ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरीके से विद्यार्थी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। सोने की क्रिया, सोने की क्रिया कितनी देर की जाती है? सिर्फ 4 घंटे। तो ये जो सिर्फ शब्द है ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक, सिर्फ 4 घंटे। ये पूरा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये सोने की विशेषता बता रहा है कि सोने की क्रिया सिर्फ 4 घंटे होगी। तो इस तरीके से कोई भी वाक्य जहां आपको लगे कि ये जो एक विशेष शब्द है वो पहली चीज़ तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। लेकिन अगर मात्रा संबंधी विशेषता बता रहा है तो वो परिमाणवाचक होगा। तो उम्मीद है अब आप परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं रीतिवाचक की। रीतिवाचक को आप ज़रा ध्यान से समझेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इसलिए आप ठीक से समझ लीजिए। रीतिवाचक का क्या मतलब है? रीति का मतलब होता है तरीका या ढंग। जैसे हम आमतौर पर कहते हैं ना कि ये हमारे रीति रिवाज हैं। रीति रिवाज मतलब ये हमारे किसी काम को करने के तरीके हैं। तो रीति का मतलब होता है तरीका या ढंग। तो जिन शब्दों से क्रिया की रीति अर्थात क्रिया होने के ढंग या तरीका पता चले वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि ऐसा कोई भी शब्द जो क्रिया का तरीका बताइए वो रीतिवाचक है, लेकिन अभी आप आगे देखिए इसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप एक और चीज़ याद रख लीजिए जो आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने में मदद करेंगी। आप ये पॉइंट नोट करेंगे कि किसी भी दिशा, समय, मात्रा तथा स्थान के अतिरिक्त सभी क्रिया विशेषण रीतिवाचक होते हैं। यानी ऐसा कोई भी क्रिया विशेषण जो दिशा, समय, मात्रा या स्थान के अलावा कोई दूसरी क्रिया की विशेषता बता रहा हो, यानी किसी दूसरी तरह की विशेषता बता रहा हो, वो हमेशा रीतिवाचक होगा। क्योंकि अगर कोई भी क्रिया विशेषण किसी दिशा के बारे में बताता है या फिर स्थान के बारे में बताता है तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है। कल की क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। या फिर अगर कोई क्रिया विशेषण समय के बारे में बताए तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। उसके बाद अभी अभी हमने देखा कि अगर कोई क्रिया विशेषण मात्रा की विशेषता बताता हो तो वो परिमाणवाचक होता है। तो इनके अलावा अगर कोई दूसरी विशेषता बताई जा रही है तो वो रीतिवाचक होगी। जैसे अगर कोई क्रिया विशेषण स्वीकृति बोधक हो, यानी किसी क्रिया के बारे में स्वीकृति दे रहा हो, यानी हाँ, जी, ठीक, सच, बिल्कुल, इस तरह के अगर शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हों तो यहाँ भी आपकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। या फिर अगर कोई निषेधता बोधक क्रिया विशेषण हो, यानी किसी क्रिया के बारे में इनकार किया जा रहा हो, मना किया जा रहा हो कि ये क्रिया नहीं हुई या नहीं होगी, या फिर ऐसी क्रिया मत करो, इस तरह का कोई वाक्य हो, यानी इसमें नहीं, मत और ना जैसे शब्द प्रयोग हुए हों तो भी आपकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी। या तीसरा है अगर कोई निश्चितता बोधक हो, यानी किसी क्रिया के बारे में निश्चितता बताई जा रही हो, जैसे ठीक, सचमुच, निसंदेह, यथार्थ, दरअसल, इस तरीके के शब्द अगर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हों तो भी आपकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी। या फिर कोई अनुकरण बोधक क्रिया विशेषण हो, जैसे सरसर, फरफर, खटखट, धड़ाधड़, छमछम, है ना, या फड़फड़, इस तरीके के अगर क्रिया विशेषण शब्द हों तो भी रीतिवाचक होगी। या अगर कोई प्रश्नवाचक या कारण बोधक हो, जैसे किस लिए, इसलिए, अतः, क्यों, क्योंकि,
इस तरीके के शब्द भी रीतिवाचक में आएंगे। या कोई अवधारणा बोधक क्रिया विशेषण हो, जैसे ही, तो, भर, तक, भी, मात्र, सा, इस तरीके के शब्द। अभी हम इन सबको उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। फिलहाल आप इनको देख लीजिए। सातवां है कि अन्य प्रकार, यानी स्वीकृति बोधक, निषेधात्मक बोधक या फिर अनुकरण, निश्चितता, अवधारणा बोधक के अलावा भी जितने भी क्रिया विशेषण शब्द हैं जो कालवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक के अतिरिक्त बचते हैं, वे सभी रीतिवाचक में आते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, धीरे धीरे, सहसा, एकाएक, इस तरीके के जितने भी शब्द हैं वे सब आपके रीतिवाचक में आएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, अमित ध्यानपूर्वक पढ़ता है, क्रिया हो रही है पढ़ने की, और ये पढ़ने की क्रिया कैसे हो रही है? ध्यानपूर्वक। तो ये जो ध्यानपूर्वक है ये इस पढ़ने क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये जो ध्यानपूर्वक है ये तो हमें पता चल गया कि ये क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण है? ये देखिए, यहाँ पर ना तो हम किसी दिशा के बारे में बता रहे हैं, ना समय के बारे में, और ना ही मात्रा को बता रहे हैं। इसका मतलब ना तो ये कालवाचक है, ना परिमाणवाचक, और ना ही स्थानवाचक। तो अब क्या बचा? अब बची रीतिवाचक, इसलिए ये रीतिवाचक है। खरगोश तेज भागता है, क्रिया हो रही है भागने की। भागने की क्रिया कैसे हो रही है? तेज हो रही है, तेज। तो तेज शब्द आपका क्रिया विशेषण है। यहाँ तक तो आप समझ जाएंगे। लेकिन ये जो तेज शब्द है ये कोई स्थान नहीं है, यानी ये स्थानवाचक नहीं है, ना ही ये समय है, यानी ये समयवाचक या कालवाचक भी नहीं है। और तेज ये कोई मात्रा भी नहीं है, तेज कोई मात्रा नहीं होती। बहुत या फिर कम शब्द लिखा होता तब तो मात्रा हो जाती, लेकिन ये तेज कोई मात्रा नहीं है, यानी ये ना तो कालवाचक हुआ, ना स्थानवाचक, और ना ही परिमाणवाचक। इसलिए ये तेज शब्द है ये हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरीके से अगला उदाहरण है, बालक भालू को मुस्कुरा कर देखता है या देख रहा है। क्रिया हो रही है देखने की। देखने की क्रिया की विशेषता क्या है कि ये मुस्कुरा कर की जा रही है, यानी जो मुस्कुरा कर शब्द है ये क्रिया विशेषण है। लेकिन किस तरह का क्रिया विशेषण? ये ना तो स्थान है, ना काल है, और ना ही मात्रा है, तो इसलिए ये रीतिवाचक हो जाएगा। चौथा उदाहरण है, तुम बेशक अपनी मंजिल पा सकते हो। क्रिया हो रही है पाने की, पा सकते हो यानी पाने की क्रिया। लेकिन पाने की क्रिया कैसे हो रही है? बेशक। बेशक मतलब ये निश्चितता बताई जा रही है कि निश्चित रूप से तुम्हें अपनी मंजिल मिलेगी। तो अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि जो निश्चितता बोधक है ये आपके जातिवाचक में आते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि जो बेशक शब्द है ये ना तो स्थान है, ना समय है, और ना मात्रा है, तो ये रीतिवाचक है। अगर आपसे स्पेशल पूछा जाए कि ये निश्चितवाचक है या कोई दूसरा, तब तो आप निश्चितवाचक बचाएंगे या निश्चयवाचक बताएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये पूछा जाए आपसे कि कौन सी क्रिया विशेषण है, तब आप बताएंगे रीतिवाचक। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो क्रिया विशेषण है मुख्य रूप से इनके सिर्फ 4 प्रकार हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अगर स्पेशल नाम दे करके पूछा जाए तब तो आप दूसरे वालों में जाएंगे, वरना इन्हीं चारों में रहेंगे, इन्हीं चारों के हिसाब से बताएंगे। तो बेशक शब्द हो गया आपका रीतिवाचक। उसी तरीके से शब्द है अचानक वर्षा होने लगी। क्रिया क्या है? वर्षा होने की। तो ये जो वर्षा होना है ये है क्रिया विशेषण, ये है क्रिया। लेकिन इसकी विशेषता क्या है वर्षा होने की? कि वर्षा अचानक होने लगी। तो ये जो अचानक शब्द है ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। लेकिन किस तरह का क्रिया विशेषण? रीतिवाचक, क्योंकि ना तो ये काल है, ना स्थान, और ना ही परिमाण। और यहां भी मैंने आपको अभी बताया कि जो अचानक शब्द है ये अचानक शब्द रीतिवाचक में आता है। या ये है एक कि मैं अक्सर देर से घर पहुंचता हूं। तो क्रिया है घर पहुंचने की। लेकिन घर पहुंचने की विशेषता क्या है? कि अक्सर देर से पहुंचता हूं, यानी देर से तो पहुंचता हूं
लेकिन कोई कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, अक्सर शब्द है। अक्सर यानी ज़्यादातर ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ही ऐसा हो यह ज़रूरी नहीं है। यानी यह अनिश्चितता बोधक है, और अनिश्चितता बोधक है इसका मतलब ये रीतिवाचक है, क्योंकि निश्चितता या अनिश्चिततावाचक जो क्रिया विशेषण है वो आपके रीतिवाचक में आते हैं। या 7वां है कि वह देरी से पहुंचा इसलिए उसे सजा मिली। तो क्रिया हुई पहुंचने की, और यहाँ दूसरी क्रिया है सजा मिलने की, यानी वो देरी से पहुंचा और उसको सजा मिली। लेकिन ये जो बीच में एक इसलिए शब्द है, ये बता रहा है कारण को कि उसको सजा क्यों मिली। उसका कारण था कि वो देरी से पहुंचा, इसलिए जो इसलिए शब्द है ये क्रिया विशेषण है। और चूंकि ये ना तो काल है, ना स्थान है, ना ही परिमाण, इसलिए रीतिवाचक है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रश्न या फिर कारणवाचक क्रिया विशेषण हैं, जिनमें किस लिए, इसलिए, अतः, क्यों, क्योंकि जैसे शब्द आते हैं, ये रीतिवाचक में आते हैं। तो अब आप रीतिवाचक को भी समझ गए होंगे। एक सीधी सी लाइन में याद रखिए कि जो किसी क्रिया के रीति को यानी उसके तरीके को बताए वो क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और दूसरी चीज़, अगर कन्फ्यूज़न होती है कि ये रीतिवाचक है या नहीं, तो सीधा सीधा याद रखिए कि अगर कोई क्रिया कालवाचक, परिमाणवाचक या फिर स्थानवाचक नहीं है तो 100% वो रीतिवाचक है। यानी अब तक हमने शुरू से अंत तक जितनी भी क्रिया विशेषण को पढ़ा है उनमें काल, स्थान और परिमाण के अलावा जो भी क्रिया विशेषण हैं वो सब के सब रीति में आते हैं। इतना याद रखिए। अगर आप इतना याद रख लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न क्रिया विशेषण से अगर आ जाए तो गलती नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो रहा है। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।